सुबह रघु के घर में कदम रखते ही उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उस समय वो रसोई बना रही थी। उन्होंने आकर बाबूजी के पैर छुए थे और उससे बिना कुछ बोले कमरे में जाकर लेट गए थे। थोड़ी ही देर में शायद थकान के कारण सो गए थे। जब से रघु की अधिकारी के पद पर नियुक्ति हुई है, माँ जी ने गंवार कह कहकर उसमें हीन भावना की जड़ें इतनी गहरी जमा दी हैं कि उसमें प्रतिरोध करने की शक्ति भी शेष नहीं रही है। वह गीली लकड़ियों से जूझ रही थी जो उसके रोने में सहायक बन रही थी। रघु अभी नहा धोकर बाहर गए हैं। वो चाय बना रही है। खौलते पानी की तरह उसके अंदर में भी कुछ खौल रहा है। भविष्य की आशंका से उसकी आंखें लगातार बरस रही हैं। लकड़ियों का धुआं उसके अंतर की कड़वाहट से कहीं कम है। तू रहेगी गंवार की गंवार ही, अभी तक चाय नहीं बना पाए। बाहर सब चाय का इंतजार कर रहे हैं, माँ जी बोली। जब से रघु अधिकारी हुए हैं माँ जी कुछ अधिक ही तन गई हैं। उसके प्रति व्यवहार भी दिन प्रतिदिन रूखा होता जा रहा है। वह जानती है कि रघु अब उस गंवार को छोड़कर किसी पढ़ी लिखी से शादी कर लेंगे। वो सिर झुकाए चूल्हा फूंकती रही। उस दिन श्याम बता रहा था कि रघु भैया किसी शकुंतला नाम की लड़की के घर अधिक आते जाते हैं। जब भी रघु आते हैं वो इस डर से सहम जाती है कि शायद अब वो अपनी दूसरी शादी की घोषणा कर उसे घर वापस भेज देने के लिए कह देंगे। अभी तक रघु ने ऐसा नहीं कहा और न ही उसका साहस हुआ कि वो रघु से इस विषय में कोई बात करे। चाय बन गई थी। उसने चाय की पतीली उतार ली। विशेष अवसरों पर उपयोग के लिए रखे कप उसने ट्रे में सजा दिए और चाय केतली में छान दी। श्याम, चाय दे आओ, उसने श्याम से कहा। वह शहरी बोली बोलती है, अपने रहन सहन से हर प्रकार प्रयास करती है कि वो रघु के योग्य हो जाए। श्याम चाय की ट्रे लेकर बाहर चला गया था। उसकी मानसिकता में कितना अंतर आ गया है। पहले रघु के आने पर उसका मन पुलकित हो उठता था, किंतु अब वो उनके आने से बिखरे भविष्य की आशंका से भयभीत हो उठती है। रघु की उन्नति उसी के लिए अभिशाप बन जाएगी, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रघु की पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में भटकने में एक एक करके सारे जेवर बेच दिए थे उसने। बेकारी और आर्थिक तंगी के कठिन दिनों में उसने रघु को टूटने नहीं दिया था, सदैव आशावान बनी रही। वरना यही माँ जी जो बेटे के अधिकारी बन जाने पर फूली नहीं समा रही हैं, बेटे को बात बात पर जली कटी सुनाने लगती थीं। औरतों के मध्य से अक्सर माँ जी कहती रहती हैं कि रघुनंदन इस बांझ को छोड़कर किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेगा। गंवार के साथ उसका क्या निबाह होगा, वंश चलाने वाला भी तो चाहिए। माँ जी बांझ कहकर उसको अपमानित करती हैं। वो उन्हें कैसे बताए कि उनके पढ़े लिखे बेटे ने ही अब तक संतान नहीं चाही। उनका तो यही कहना रहा है कि पहले व्यवस्थित हो जाएं, तभी बच्चे हों। कम उम्र में शादी कर माँ बाबूजी ने पहले ही समस्या खड़ी कर दी है। उसने आप भी यही प्रयत्न किया कि रघु उसे अतिरिक्त भार न समझे। उनके पढ़ने लिखने में उसने कभी भी कोई अड़चन नहीं डाली और न ही अपने लिए कुछ मांगा, और तो और श्रृंगार का मामूली सामान भी नहीं। उसने यही सोचा कि जब उन्हें नौकरी मिल जाएगी तो सारी इच्छाएं पूरी कर लेगी। लेकिन तू तो हमेशा ऊँघती रहती है, अपने मन से तो कुछ कर ही नहीं सकती। सब्जी काट ले और दाल चढ़ा ले, माँ जी के स्वर ने उसकी सोच भंग कर दी। उसने सब्जी निकाली और छीलने लगी। वह माँ जी की किसी बात का विरोध नहीं करती। रघु की बेकारी के समय में माँ जी कितना कुछ सुनाती रहती थी। कितनी ही बार अलग रहने की धमकी दे डाली थी। अलग किए जाने की बात पर रघु परेशान सा हो जाता था। कितनी ही बार उसने रघु के आंसू पोंछे थे। बाबूजी आंगन में पड़ी खाट पर आकर लेट गए। बेटे के अधिकारी हो जाने पर भी उनकी दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। सुबह उठकर खेत और खेत से लौटकर छप्पर के नीचे लेटे रहते हैं, घर में घटित होने वाले घटना चक्र से मुक्त। जबकि माँ जी सदैव बोलती रहती हैं। आजकल उनकी बातों के केंद्र बिंदु रघु हैं। पड़ोसियों से बात करते समय वे उसी के सामने कहती हैं कि रघु अब दूसरी शादी करेगा, इस बांझ को कहाँ तक ढोएगा। उसने तो एक पढ़ी लिखी लड़की देख भी ली है। उस समय औरतों की दृष्टि में उपजे दयाभाव को झेलना कठिन हो जाता है। रघु जब से आए हैं उससे एक बार भी नहीं बोले हैं। नौकरी मिलने के बाद दूसरी बार ही गांव आए हैं। दूसरों के साथ बातों से ही छुट्टी नहीं मिल रही है अथवा जानबूझकर उसकी उपेक्षा कर रहे हैं।
इस नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाने के लिए उनके पास एक भी पैसा नहीं था और पैसा मांगने पर मांझी ने इतनी बातें सुना डाली थी कि रघु ने इंटरव्यू देने जाने का इरादा ही छोड़ दिया था। तब उसने समझाते हुए आखिरी पायलें बेचने के लिए दे दी थी। उसके सारे जेवर इसी तरह समाप्त हो गए थे। रघु के इनकार करने पर उसने कहा था कि जब नौकरी मिल जाए तो सोने से पीली और चांदी से सफेद कर लेना, खूब अच्छी साड़ी लाकर दिया करना और मैं रानी बनकर घूमा करूंगी। लेकिन अब ये सब बेकार वस्तु बनकर रह गई है। बीमार बापू जब सुनेंगे तब शायद ये झटका सहन ही न कर पाएं। उसने पढ़े लिखे रघु के अनुरूप ही स्वयं को सदैव ढालने की चेष्टा की है। रघु के सामने वह शहरी बोली पूरी सावधानी से बोलती है। मांझी उसके इस प्रयास की हंसी उड़ाते हुए अक्सर कह देती हैं, देशी कौवा मराठी बोली। मांझी अपने धारदार शब्दों से उसे चीरने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। 2 दिन हो गए लेकिन वो रघु से बात तक न कर सकी। दूसरी शादी के विषय में वो कोई चर्चा नहीं करना चाहती। कहीं रघु ने कह दिया कि वो दूसरी शादी करेगा तो। कल शाम रघु कमरे में थे और वह पहुंच गई थी, तभी उसे मांझी ने बुला लिया। वरना उसने सोच लिया था कि वो रघु से याचना करेगी कि उसे वह न छोड़े। वो सौत को मालकिन समझेगी और नौकरानी बनकर रह लेगी। वो रघु से अलग होने की कल्पना से ही कांप उठती है। उसका रघु से कोई पूर्व परिचय नहीं था, किंतु विवाह के बाद वो रघु से इतनी जुड़ गई कि अलग से अपना अस्तित्व ही नहीं स्वीकार कर पाती। सभी आंगन में बैठे थे। बाबूजी खाट पर लेटे हुए थे। दूसरी खाट पर लेटा श्याम एक पत्रिका पढ़ रहा था जो उसके भैया ने शहर से लाकर दी थी। उसी के पास रघु बैठे थे। वो कमरे में दरवाजे के पास आकर बैठ गई। आंगन में ही मांझी बैठी थी। वह रघु को कमरे में बुलाना चाह रही थी लेकिन साहस साथ नहीं दे रहा था। क्यों रघु, वह लड़की कौन है? मांझी ने पूछा। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। जिस स्थिति से वो बचना चाह रही थी वही उसके सामने आ गई। कौन? वो शकुंतला। वो बड़ी अच्छी लड़की है, रघु ने बताया। उसे कभी घर ले आ, मांझी बोली। वो उनका मतलब समझ रही है लेकिन कह ही क्या सकती है। सभी तो उसका सब कुछ छीनने पर आ गए थे। अब की आऊंगा तो जरूर लाऊंगा। हमारे पड़ोसी महेश जी की बेटी है। मैं बीमार पड़ गया था तो उसने बड़ी सेवा की थी, घर आने ही नहीं दिया, रघु बता रहे थे। वह देख रही है उसका सब कुछ उस शकुंतला ने पहले ही हथिया लिया है। अब तो शेष कार्यवाही में उसे तलाक मिलना ही बाकी है। उसे तो मैं साथ ही लाने वाला था लेकिन उसके पिता की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, मैं उर्मी को साथ लिए जा रहा हूँ। उससे कह दो तैयार हो जाए। वहाँ खाने पीने की परेशानी होती है, रघु बोले। क्या? माँ जी ने पूछा। हाँ माँ, मुझे सरकारी मकान मिल गया है, रघु उठते हुए बोले। एक बार तो वह स्वयं अवाक रह गई। उसे अच्छा ही लगा कि वह साथ रहेगी, भले ही नौकरानी के रूप में। वह है भी तो गंवार नौकरानी जैसी। अरे तुम यहाँ बैठी हो, तैयारी करो, चलना नहीं है क्या? रघु अंदर आते हुए बोले। मैं गंवार आपके साथ। उसने आगे कुछ कहना चाहा किंतु कंठ अवरुद्ध हो गया। क्या गंवार की रट लगाए हो? अब मैं तुम्हारी तपस्या से अवसर हो गया तो क्या तुम मेरी पत्नी नहीं रह गई? श्याम ने बताया था कि सब समझ रहे हैं कि मैं दूसरी शादी करूंगा, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ और शकुंतला तो तुम्हारी छोटी सी नंद है। तुम जैसी भाभी पाकर वह बहुत खुश होगी। वह तो रोज कहती है कि भाभी को ले आओ तो मैं उनके साथ खेलूंगी, उनसे गुड़िया बनवाऊंगी, रघु कह रहे थे और उसकी आंखें खुशी से बरसे जा रही थीं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।